गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोनी जी, सबका स्वागत। लेट मी स्विच टू 12th जेई नीट। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा था। हाँ जी, अब तक हमने देखा कि थोड़ा सा मोबिलिटी के बारे में थोड़ा कुछ सीखा, जिसमें बस यही ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अच्छी होती, प्रोटॉन की थोड़ी कम होती। प्रोटॉन हेवी होता है, इसलिए इस चीज को, मोबिलिटी से रिलेटेड चीजों को सेमीकंडक्टर में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। उस चीज की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स ये चीज जरूर नोटिस करी कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, मैक्सिमम अटेन करता है, फिर कि उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। और अगर उसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो k इंटू वी बराबर ई इंटू ई, यहां से उसकी वो वैल्यू निकल के आती है। हालांकि हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है, हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जबकि हमें पता है कि ये जो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमारा चार्जेस हैं, वो चार्जेस हमारे एक्सिलरेटेड होने के बावजूद उनका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट आता है। थोड़ा अजीबोगरीब घटना है, बट फिर भी हम इस चीज को समझने की, डाइजेस्ट करने की कोशिश की है। अब जो है नेक्स्ट चीज है रिलेशनशिप बिटवीन वीडी एंड करंट। करंट और वीडी के बीच का रिलेशनशिप हम यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, ये जो पिछला वाला जो चीज था मैं इसे हटा देता हूं और आज फिर से इसे ओरिजिनल से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक, यहां पर मैं कंडक्टर ले लेता हूं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए है वो हमारा एक मेटेलिक कंडक्टर है। ऑब्वियसली कंडक्टर होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में अब कंडक्टर की ही बात करेंगे। ठीक है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है किसी कारणवश, ऑब्वियसली एक्सटर्नल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है या फिर वोल्टेज सोर्स लगाया। वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही डेवलप करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा करंट इसमें फ्लो हो रहा है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, या फिर जो भी, मतलब यहाँ हालांकि मैंने इस तरह प्लस लगाया, तो प्लस कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन मेरा इधर से इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर मूव करेंगे। तो ऐसा करता हूँ, मैं बैटरी पलट देता हूँ, मेरे को फोटो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ है। इलेक्ट्रॉन मेरा यहां से यहां जा रहा है, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट पर मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, इस जगह पर, इस वन पॉइंट पर। तो मैंने ये देखा कि चूंकि उसकी वेलोसिटी वीडी थी, तो मैं ये गेस कर सकता हूं कि टी टाइम, मैंने मान लीजिए टी बराबर 0 से टी बराबर, फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू रेंडम टाइम टी तक मैंने इसको एनालाइज किया। तो ये कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा, जिसका मतलब है वीडी इंटू टी। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट स्पीड है, हाफ ए टी स्क्वायर इसमें नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम इसमें से पास किया वो वॉल्यूम भी मैं कवर कर सकता हूँ। जानबूझ के वॉल्यूम को VOL लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का था, या तो क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा A इंटू लेंथ पास्ट VD इंटू टी। अब VD इंटू टी, तो VD इंटू VDT लिख देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको कि मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ये इतना वॉल्यूम इसमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से पास हुआ, इतना ही बाजू वाले से भी पास हुआ, बट मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना वॉल्यूम पास हुआ है। अब इसमें एक वेरी वेल डिफाइंड क्वांटिटी आती है कि हर एक मेटल में अलग अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब हर मेटल की, जैसे आप सिल्वर की बात करोगे, गोल्ड, कॉपर, आयरन, सबका अलग अलग करंट फ्री इलेक्ट्रॉन का अमाउंट होता है। बट वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर मेटल में, वो जो है स्पेसिफिक होती है उस मेटल के लिए। मेटल की स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि इस मेटल में दिस दिस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मैं उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का एक सिंबल रख रहा हूं N। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अमाउंट जो है एन नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये चार्ज डेंसिटी नहीं है, अगर मैं इसे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, पर मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी एक गिवन मेटल के लिए फिक्स होता है। जैसे कि मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के लिए फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, 1 लाख है, तो अब उस आयरन का आप वायर बनाओ कि उसके स्फेयर बनाओ कि उसका क्यूबॉइड बनाओ, क्यूब बनाओ, उसका जो वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिक्स रहेंगे। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में एक ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। तो आप ये इसी चीज से हमारा डिसाइड होता है कि वो कितना अच्छा कंडक्टर बनने वाला है, हमारा जो मेटल है वो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो सिल्वर है वो अच्छा कंडक्टर होता है, और आयरन जो है बहुत पुअर होता है, मतलब ठीक ठाक है, और कॉपर है मिड रेंज का। तो सिल्वर महंगा होता है, इसलिए कॉपर को हम लोग जनरली यूज करते हैं, बिकॉज उसमें क्वालिटी अच्छी है और सस्ता है, अवेलेबल है, इस वजह से। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से जितना पास हुआ इससे मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड हमें यहाँ पता चल जाएगा फ्रॉम .1 pt 1, दिस इज PT1 .1, दिस इज .1 विच इज आर कंसर्न पॉइंट, जहां को हम देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगा तो n इंटू वॉल्यूम मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो n इंटू वॉल्यूम आ जाएगा भैया a इंटू VD इंटू टी। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड हमें को पता चल गया यहां से, तो चार्ज पास्ड, चार्ज पास्ड को मैं क्यू लिख देता हूं, क्यू जो कि पास हुआ है वो कितना हो जाएगा, इंटू इलेक्ट्रॉन कर देता हूं, एन ई इंटू वॉल्यूम, नंबर इंटू वॉल्यूम तो करना ही था, एन इंटू वॉल्यूम तो करना ही था, उसमें ई भी मल्टीप्लाई करना था। तो ये मेरा फाइनली जो बन जाता है वो बन जाता है एन, वॉल्यूम को मैं ऊपर से लिख देता हूं ए VD इंटू टी, और इसका होल मल्टीप्लीकेशन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये चार्ज पास मिल गया। अब चार्ज पास मिल गया तो मुझे पता है dQ/dt अगर मैं कर दूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगा। तो वो यहां पर देखिए एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक मेटल के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी है, एरिया यूनिफॉर्म हमने लिया है, वीडी जो है मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड थी, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, केवल एक ही चीज वेरिएबल है, कौन कौन वेरिएबल है टाइम। साहब, टाइम। और टाइम ही के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो बाकी सब चीजें एन ई ए वी डी बाहर रह जाएगा, टाइम का डिफरेंशिएशन dt/dt करूंगा, टाइम का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और यहां पर आपका करंट आ जाएगा NEAVD, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये मैंने ब्रैकेट के अंदर बनाई है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अभी जो रिसेंट पढ़ रहे हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने इससे पहले जो फॉर्मूला देखे वो उतने महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। तो ये आप कॉपी करें और बताएं कि क्लियर है कि नहीं। यस सर। ओके, वेरी वेल। एम्पियर में हमारा करंट आएगा, और अगर छोटा होगा तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस तरह की यूनिट भी हम कंसिडर कर सकते हैं।
टेल मी व्हेन यू आर डन। यस सर, डन। डन सर। ठीक है। और ये जो फॉर्मूला बना ये आपने पहले भी सुना होगा, मतलब अगर स्कूल में आपने कवर किया होगा तो ये काफी काम की चीज है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एन यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और बात, ये आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ के जो है एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिया था। अब अगर मैं इसे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी ले लेता तब भी मेरा आंसर यही आता, क्योंकि मैं क्या करता उस समय, एकदम छोटू सा इतना सा एलिमेंट लेता, एकदम छोटा सा एलिमेंट लेता, टाइम जो है ना बिल्कुल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम लेता। तो इन्फिनिटेसिमली अगर स्मॉल टाइम लेता तो यहां पर dt की जगह dt आता, तो इसका जो एरिया है ना न के बराबर बढ़ता। हाँ कि ना, ये तो मैंने आपको दिखाने के, मैं हर बार ये शब्द यूज करता हूँ, ये तो आपको दिखाने के लिए फिर भी मैंने बड़ा बना दिया। एकदम इतना सा, जितनी ये लाइन की लेंथ जो आपको दिख रही उससे भी पतला मेरे को एलिमेंट लेना था, ताकि जो मेरा एरिया बढ़े ही ना, और dt इधर होता, dt से डिवाइड करता, फिर से सेम फॉर्मूला बन जाता। तो इस गिवन जगह के लिए करंट NEAVD ही आता आपके पास, फिर इसके लिए NEAVD आता, बट इसका एरिया अलग आता, इसका एरिया अलग आता, इसका एरिया अलग आता। इस तरह से हम लोग करंट निकालेंगे। फ्यूचर में इस चीज को मैं काम में लूंगा। Is that fine? So Yes, this sir. thing is taught for uniform cross section, but it can be used for non-uniform cross section as well. Okay? ओके सर। Yes, sir. ठीक साहब। तो मतलब यहां से आप कम से कम ये तो समझ ही पा रहे हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो एरिया है कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है। एरिया के चेंज होने से करंट पे भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो एरिया जहां बढ़ेगा वहां करंट बढ़ जाएगा। बोलो हाँ की ना। हाँ सर। ये बात तो हम पहले से जानते सर, रेजिस्टेंस रो L बाई A था, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस खुद करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये देखो करंट क्या था, V बाई R, ठीक है। तो V बाई, तो यहां से आप समझ पा रहे हो V रो L बाई A, मतलब करंट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद है कि नहीं। यस सर। तो यहां से हमें ये बात क्लियर होती है कि पहले भी हमने यही पढ़ा था, अभी भी हम यही पढ़ रहे हैं, मतलब बात अभी भी सही है, कोई एलियन या फिर कोई अजीबोगरीब चीज यहां हम नहीं देख रहे हैं। ओके सर। ठीक है साहब। तो ये चीज आपने लिख ली, तो ये नेक्स्ट चीज यही लिखा देता हूं जो कर देते हैं, जो मैंने अभी आपको साइड में बताई, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर आता हूं। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक, चलो करंट, अगला जो मैं आंसर आने पर हेडिंग डालूंगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिख रहा हूं। तो देखिए करंट डेंसिटी हम जानते हैं I बाई A होता है, A तो यहां पर है भी सही, तो NEAVD डिवाइडेड बाई A, तो A फॉर एप्पल कट गया, समझ गए। तो यहां पर आपका करंट डेंसिटी का रिलेशनशिप बना NEVD। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, D के पाओ में थोड़ा, V के पाओ में हल्का सा D लिखा हुआ है, तो यहां पर आपका करंट डेंसिटी बना NEVD। और इससे पहले आपको VD का रिलेशनशिप आपको पहले ही बता रखा है कि VD बराबर म्यू ई। कहां गया भाई, आजा, खो गया। ये यही है, ये देखिए, इसको म्यू लिख के मैं इसको फिर ये देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है, इसको म्यू लिखना था तो VD इक्वल्स टू म्यू ई होता है, ठीक है। इस चीज को मैं नीचे यूज करने ले जा रहा हूं। इस वजह से मेरा रिलेशनशिप किसके बीच में बन रहा है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और वो रिलेशनशिप जो है यहां पर VD, ओके यहां नहीं, यहां पर मैं J की VD की यहां लिख देता हूं, VD इक्वल्स टू म्यू ई, जहां म्यू क्या था, मोबिलिटी,
और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पर N E म्यू E लिख देता हूं, कोई दिक्कत? E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, J वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये जो इसके आगे लिखा हुआ है ना, ये क्वांटिटी, ये एक स्पेशल क्वांटिटी एन ई इंटू म्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू मोबिलिटी, इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी। तो ये जो है कंडक्टिविटी सिग्मा डिफाइन होता है, कंडक्टिविटी। ये लाइन आपको बनानी नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये मोबिलिटी म्यू वीडी बराबर म्यू इंटू ई, इसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये लाइन की जरूरत नहीं है, ये पुराने इंफॉर्मेशन से मैंने निकाला है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी मैं पहले बता चुका हूँ, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये तो सब जानते हैं, पूरा चैप्टर इसी पे अपन ने समय बिताया, इसको मैं डायरेक्ट म्यू ई वेक्टर ही लिख देता हूं। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि ये कंडक्टिविटी बनती, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा। तो यहां पर हमारे पास कंडक्टिविटी का अलग से सिंबल सिग्मा आ गया, जो कि क्या आ जाएगा, एन ई इंटू म्यू। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है कंडक्टिविटी का, कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है एन ई इंटू म्यू। ठीक ठाक, कभी कभी काम आ जाने वाली चीज है, पर ये जो इसके सामने बन रहा है जे बराबर सिग्मा ई, ये जो है वो कहलाता है वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इससे पहले V बराबर आई आर जो पढ़ा था वो 9/10 के हिसाब से ओम्स लॉ था, ये यहाँ पर ओम्स लॉ है J बराबर सिग्मा ई। तो अगर कभी आपको करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप निकालना पड़े तो वो आता है करंट कंडक्टिविटी इंटू ई इक्वल्स टू J, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। या फिर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होगा कि रेजिस्टिविटी इज उल्टा ऑफ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो इज नथिंग बट 1 अपॉन सिग्मा। तो अगर रेजिस्टिव 1 अपॉन सिग्मा है तो सिग्मा को 1 अपॉन रो लिख सकता हूं, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो यहां पर 1 अपॉन रो लिखूंगा तो रो उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ई बराबर रो जे, है ना। आप कैसे भी इसे दिमाग में रखो, मैंने ऊपर वाला याद रख रखा है कि J बराबर सिग्मा ई, मेरे को ठीक याद रहता है, J इक्वल टू सिग्मा ई। यहाँ पर E बराबर रो जे भी याद कर सकते हो, बिकॉज रो इज 1 अपॉन सिग्मा। रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। ये चीज हमने केमिस्ट्री में भी काफी आप लोगों ने कई बार देखी है ना, आजकल चल भी रहा है शायद। तो अभी हमने रिलेशनशिप किसके बीच में, करंट डेंसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये हमने J बराबर सिग्मा ई करा। एकदम मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। छोटे छोटे सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं तो इसमें यूज कर लेना है, इससे एकदम पूरी जिंदगी चेंज नहीं होगी। जिंदगी चेंज होने वाली चीजें जो है, हम बेसिक KCL, KVL, ओम्स लॉ, हम थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उसी को आगे लेके चलेंगे। ये उसका एकदम फंडामेंटल, इस पे डायरेक्ट छोटे छोटे सवाल आने के चांसेस हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर ये कहाँ से आया है कंडक्टिविटी इक्वल टू एन ई म्यू? ये इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। एन ई म्यू का जो कोएफिशिएंट, एन ई म्यू जो है वो मिलके जो है कंडक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। ये पूरा जो है कंडक्टिविटी कहलाता है। कंडक्टिविटी मतलब ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कितना प्रोपोर्शनल में हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितना ज्यादा हमारा करंट जा रहा है। तो ये जो एनई म्यू का जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है वो ये बताता है कि करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, मतलब करंट जो है, करंट डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसे कंडक्टिविटी बोला। अगर 1 अपॉन एनई म्यू सोचोगे तो उसे रेजिस्टिविटी बोलेंगे, कि वो उसको कितना रोक रहा है। तो हमारे को यहाँ पर एक सेंस मिल रहा है कि भैया एनई म्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें करंट डेंसिटी दे रहा है। तो ये इसका सेंस ऐसे कि ये कंडक्ट करा रहा है, चार्ज को ज्यादा करा रहा है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स चीज है, उसे शॉर्ट में सिग्मा कहा गया, जहां पर इंडिविजुअली सबका मतलब है म्यू बराबर मोबिलिटी, ई इक्वल्स टू करंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है n। उन तीनों को एक साथ
सिग्मा कहा जाता है। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके डन। 1 minute, sir. ओके लेट मी स्क्रॉल अ लिटिल बिट। यहाँ पे भी आप अगर आपको मतलब डायरेक्ट अगर कोई ये फॉर्मूला ही पूछ ले, अच्छी किस्मत हो तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज अगर आप इस चीज को यूज करके कभी कोई डायरेक्ट लीनियर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिग्मा देके ई देके करंट डेंसिटी के बारे में बात की जा सकती है। एकदम छोटे छोटे सवाल यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, टेल मी व्हेन यू आर डन। ठीक है, और जो आपका सवाल था इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ओम ने बोला ई इक्वल्स टू सिग्मा, सॉरी जे इक्वल्स टू सिग्मा ई बोला, अब जे को हमने कैलकुलेट करके उससे बैलेंस किया है, सिग्मा को उससे बैलेंस किया, सिग्मा बराबर एन ई म्यू। तो यूं भी समझ सकते हो कि जो ओम ने बोला उसको कंडक्टिविटी बोला, तो हम लोगों ने भी उसे सिग्मा को उससे कैलकुलेट करके प्रॉपर मेंशन किया कि एन ई म्यू इज सिग्मा। Yes, sir. Clear है. ओम्स लॉ लिख अब लिया, sir. बेसिक हम लोग कवर कर चुके हैं ना। ओम्स लॉ V बराबर आई आर को यूज कर चुके हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट लेट मी चेक फर्स्ट ना। ये V इक्वल्स टू आई आर, फिर मैंने बोला रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, फिर मैंने बोला कि स्ट्रेच हो करेंगे गया एड, सर, ये हो है ना, गया. ये हो चुका है। तो वेरी नाइस। तो मतलब अब जो यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लीनियरली आपको उन दोनों को वैल्यू दे दी जाएगी, उन दोनों मतलब आप वैल्यूज को डायरेक्ट कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, मतलब मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक एक सवाल बनाने की कोशिश करता हूं। एकदम इजी, इससे ज्यादा सवाल मेरे को इजी सॉल्व नहीं होगा। तो मान लीजिए एक मेटलिक वायर है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसका एरिया अननोन है, लेंथ भी अननोन है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट आपको ऑलरेडी पता है, पता नहीं कैसे एमीटर लगा के, मान लीजिए आपको ये भी बेसिक पता होगा कि इसमें एमीटर लगाया और इसमें एमीटर की रीडिंग के हिसाब से हमने करंट निकाल लिया कि इसका करंट आ रहा है लेट्स से 2 एम्पियर। एमीटर रीडिंग क्या दे रही है? 2 एम्पियर है, एरिया अननोन है, इसमें फ्री चार्ज डेंसिटी जो है एन, जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो है लेट्स से ज्यादा भी हो सकता, चलो ठीक है, 6 × 10⁻⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज ऑलरेडी गिवन टू बी 10⁻³ मिलीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एरिया ही आपसे पूछा है ना। जल्दबाजी में बनाया गया सवाल है तो हो सकता है नॉन रियलिस्टिक आंसर आ जाए, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड दैट।
डन सर। ओके क्या आंसर आया? 1/4.8 into 10⁻6 -6। मीटर में? है यस ना? सर। कुछ नहीं, आई इज टू एन ई ए वी डी था, आई दे रखा है 2 एम्पियर। इनडायरेक्टली मतलब अगर अंग्रेजी में बोलता तो और डिफिकल्ट लगता, तो रीडिंग इन द एमीटर कनेक्टेड इन द सीरीज बला 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 इज 2, तो फिर आपको समझना था कि वो 2 एम्पियर उसका करंट है ना? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं जबरदस्ती, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एन जो है आपको 6 × 10⁻16, ये ठीक ठाक अमाउंट हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यू नो कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, जैसे एक मोल अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें 10⁻23 के आसपास एटम्स होते हैं, राइट? एक एक एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी हो तो काफी बड़ा अमाउंट आ जाता है। और 1 मोल किसी भी चीज का निकाल, जैसे मैं आयरन का 1 मोल की बात करता हूं तो आयरन शायद 56 इसका एटॉमिक वेट होता है, तो 56 ग्राम आयरन में ही इतने सारे 6 इंटू इतना 6.023 है ना, इतने नंबर ऑफ क्या कहते हैं एटम्स होते हैं, राइट? 56 ग्राम, और 56 ग्राम आयरन मतलब इतना सा होता है। 56 ग्राम मतलब आपका फोन 150 ग्राम का 200 ग्राम का होता है, तो यू कैन गेस इट। तो 56 ग्राम आयरन इज वेरी स्मॉल, एंड उसमें 10⁻23 होते हैं। मैं तो 10⁻16 ही मान रहा हूं, और वो भी 1 मीटर क्यूब में, तो ज्यादा नहीं मान रहा हूं मैं। प्लीज इस चीज को नोटिस कीजिए कि इट इज फाइन कि उसमें करंट डेंसिटी जो चार्ज डेंसिटी है ठीक ठाक हो। चार्ज डेंसिटी फिर बोला है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक अमाउंट आता है 10⁻16 17, इट इज फाइन and it is realistic. So now I'm putting it. E is 1.6 into 10⁻−19. Area is my answer, and drift velocity is 10⁻−3. So area is really unrealistic answer जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है area is equals to 2 divided by 6 into 10⁻16 minus 19 minus 3 into 1.6। समझ में आया आपको? ये तीनों पावर आपस में ऐड हो गई। यस सर। तो ये आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁻−3 -6। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा है, बट स्टिल वी राइट इट लाइक दैट 96। तो ये लगभग 2 इंटू 10⁻5 मीटर स्क्वायर के आसपास आंसर आ रहा है। नॉट अ रियलिस्टिक आंसर, बट स्टिल वी गो विद दैट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान के, ठीक है? यस सर। आई होप दैट इज फाइन एंड नॉट अ बिग डील। सो ये जो आपके सामने इक्वेशन थी, आई इज टू एन ए वी डी अच्छी चीज है, जे इज टू सिग्मा ई अच्छी चीज है। न्यूटन का वेक्टर मैथमेटिक्स में यही उन्होंने लॉ दिया था। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी की जो ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन आया बिल्कुल वैसे जैसे V बराबर आई आर आया था। तो ये वही रिलेशनशिप है, वहीं से सिग्मा की बारे में बात आई, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी की बात आई, ठीक है? और ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ, करंट टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। वो मैं यहाँ पर रजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस, जैसे रजिस्टिविटी के बाजू में रेजिस्टेंस लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो काम का जैसे आपको लगेगा। रजिस्टिविटी रो है, जहां ये लिखा हुआ भी है, देखो रेजिस्टेंस जो हमने बचपन में पढ़ा था रो L/A था, वो रो कुछ और नहीं, यही रो था, ठीक है? ये चीज थी, और ये रो आर कहाँ काम आया था? V बराबर आई आर में। ये चीज हमने पहले पढ़ ली थी, क्योंकि 9 10th में हम लोग ये पढ़ के आए हुए थे, ठीक है? ये दोनों ही चीजें मैंने यहीं से काटी और यहीं वापस लिख रहा हूँ। तो यहां से V बराबर आई आर है, और यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले से ही, ओम इसकी यूनिट होती है, ठीक है? अब मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ले रहा हूं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में ही टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसका एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है?
हम लोग जो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जो फॉर्मूलाज यहाँ मैं आपके लिए डिराइव करूंगा, वो पहले ही मैं उसकी लिमिटेशन बता देता हूँ। फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है, ज्यादा टेम्परेचर आपको बढ़ाना नहीं है, आप छोटा मोटा टेम्परेचर ही आपको बढ़ाना है, जैसे 10 20 30 40 50 डिग्री ही बढ़ाना, वो भी बहुत ज्यादा है। हजारों डिग्रीज हजारों केल्विन चेंज नहीं करना, उसके लिए ये जो चीजें वैलिड नहीं होगी, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, यस तो सर। यस सर। जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर आता है कि जो रजिस्टिविटी का जो चेंज है पर यूनिट रजिस्टिविटी, डी रो बाई रो इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। रजिस्टिविटी, चेंज इन रजिस्टिविटी पर रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। मैं फोर स्मॉल टेम्परेचर चेंज वो बाद में लिख दूंगा। और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है अल्फा। अल्फा ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है और ये अल्फा है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा होता है, जनरली वेरी स्मॉल होता है। और ये चूंकि हमेशा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जहां पे भी देखोगे, आप इधर देखो, रजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय रजिस्टिविटी, नो यूनिट आएगा इधर की तरफ। इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, कोई यूनिट नहीं है, राइट और नॉट? यस सर। तो Yes, इधर भी कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए। तो इधर मान लीजिए ऐसा यूनिट टेम्परेचर का क्या है? केल्विन। तो अल्फा का ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? 1/केल्विन। आई बात समझ में? यूनिट टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो अल्फा है वो एक बहुत छोटा अमाउंट, बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁵ के ग्रेड के लेवल का, ऑर्डर का। और उसका जो यूनिट होता है 1/केल्विन होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर डी रो अल्फा डेल्टा टी, अल्फा ये स्मॉल टेम्परेचर चेंज, फ्यूचर में इंटीग्रेट कर लेंगे। स्मॉल टेम्परेचर चेंज यहाँ पर मैं अल्फा डेल्टा टी, स्मॉल टेम्परेचर चेंज यहाँ पर टी कैपिटल टी लिखूंगा, क्योंकि स्मॉल यहां मैं लिख देता हूं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है। रो क्या है? चेंज इन रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो बड़ा अच्छा आएगा, तब आपको बड़ा पसंद आएगा। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेता हूं, जो कि पसंद नहीं आ रहा होगा आपको। ln रो अल्फा डेल्टा टी का इंटीग्रेशन टी ही हो जाएगा। अगर यूनिट रखोगे इनिशियल फाइनल, इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी आप वेल डिफाइंड टेम्परेचर लिख दो। लेट से गिवन टेम्परेचर टी नोट की बात कर रहे हैं, यहां पर इनिशियल रजिस्टिविटी रो लिख देता हूं, फाइनल रजिस्टिविटी रो लिख देता हूं, फाइनल टेम्परेचर टी लिख देता हूं। टी नोट क्या है? इनिशियल टेम्परेचर जो नीचे लिखा है। और ये अल्फा आपको ये ओके। एक डाउट, 1 का इंटीग्रेशन जो है x होता है, कोई दिक्कत किसी को? अगर जिसको नहीं पता वो अभी याद करें। 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो x आएगा, और dt 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो t आएगा। ओके। और 1/x का इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो ln x आता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये जो चीजें हैं सब याद करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको भी याद ही करनी है। ठीक है, अदरवाइज बेसिक मैथ की जो लेक्चर्स थे उसे आपको रिकॉल करना है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, नाउ आई एम पुटिंग द डेटा। रो ln रो माइनस ln रो नॉट इज टू अल्फा टी माइनस अल्फा टी नॉट। तो यहां पर जो आ जाता है ln रो बाई रो नॉट इज टू अल्फा टी माइनस अल्फा टी नॉट। ओके ओके, एक अल्फा। ओके, रजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ जो है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। ओके, अब मैं क्या करता हूं इसको, यहां पर ln है, यहां पर अब आपको थोड़ा लॉग भी बता देता हूं। ln
समथिंग इज टू एक्स इज टू मान लीजिए y लिखा है, तो ln में यहाँ पर जनरली e होता है, बेस में e होता है, log में जब बेस में e होता है तो उसे ln बोलते हैं। e रेस टू पावर y बराबर x, इसको बोलते हैं इनवर्स लेना। तो मैं यहाँ इनवर्स ले रहा हूं। जिनको नहीं पसंद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में सब पसंद आएगा। e t फाइनल माइनस t इनिशियल इज टू रो अपॉन रो नॉट। ठीक है, इस तरह से हमारा रजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर, राज कौशल ने आंसर दिया है। राज ये ओके, हाँ पहले दिया था, वो 10⁻6 जो है ऊपर है। ओके, ये रजिस्टिविटी का रिलेशनशिप है, थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गए। अभी तक जो लिखा है उसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, वो आपको थोड़ा सा लाइट लेना है अगर आपको आप मैथमेटिक्स से बिलोंग नहीं करते तो, और अगर आपको मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सब चीजें ऑब्वियस लगनी चाहिए। तो अभी तक जो आपके स्क्रीन पे है उसे कॉपी कीजिए पहले। इनमें से जैसे ही कोई डाउट आता है प्लीज रेज योर हैंड या फिर आस्क द क्वेश्चन एंड किल इट। पहले इसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद अपन बात करते हैं। सिंपल सा बेसिक एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा, रो बाय इंटीग्रेशन की करने की कोशिश करी। मैथ्स वाला कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये इंटीग्रेशन पसंद नहीं आ रहा कि सर 1/रो का इंटीग्रेशन ln रो कैसे हो गया, या फिर 1 का इंटीग्रेशन t कैसे हो गया। मुझे उम्मीद है ये किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सबको वो फॉर्मूला याद करना है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि नहीं हम तो मैथ वाले हम तो पूरा करेंगे, नहीं। अगर आप मैथ वाले हैं तब भी आपको समझ के भी फॉर्मूला याद करना है, अगर आप बायो वाले हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तब भी आपको फॉर्मूला याद करना है जो कि नीचे आने वाला है। यहां पर मैं साइड में बेसिक मैथ भी बताते चल रहा हूं जो मैं यूज कर रहा हूं। दिस इज द बेसिक मैथ आई एम यूजिंग, दिस इज कॉल्ड लॉग। ओके, यहाँ log a माइनस log b यूज किया, उसको भी मैं बता देता हूँ दूसरे टर्म में, कलर चेंज करके। यहाँ पर जनरली सब लोगों ने सुना होगा log a माइनस log b इक्वल्स टू log a बाई b। ये भी मैंने यूज किया, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है।